हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट, यानी कि कीट विज्ञान का लेक्चर फर्स्ट। एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान। द वर्ड एंटोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंटोमोन मीन्स इंसेक्ट एंड लोगोस मीन्स स्टडी। एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट या कीट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं उसे कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहते हैं। रिलेटेड डेफिनेशन से कुछ इसी से। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, स्टडी एंड यूज़ ऑफ इंसेक्ट्स इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जब हम इंसेक्ट या कीटों का उपयोग किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन या जुर्म की पता लगाने के लिए करते हैं तब हम उसे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी या वैज्ञानिक एंटोमोलॉजी कहते हैं। वेटनरी एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट रिलेटेड टू लाइव स्टॉक एंड एनिमल्स। पशु और जानवरों से रिलेटेड जब हम कीड़ों का अध्ययन करते हैं तब हम उसे वेटनरी एंटोमोलॉजी कहते हैं। तीसरा है अपना मेडिकल एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। जब हम मानव जीवन से जुड़े हुए इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं तब हम उसे मेडिकल एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स फॉर अबंडेंस ऑफ इंसेक्ट्स। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से इंसेक्ट इतने ज़्यादा पाए जाते हैं? इंसेक्ट ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल किंगडम। जितना हमारा बड़ा एनिमल किंगडम उसका 70% पोर्शन में इंसेक्ट पाए जाते हैं। द मोस्ट डाइवर्स ऑर्डर इज कोलियोप्टेरा, सबसे डाइवर्स ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, उसके बाद लेपिडोप्टेरा, हिम्नोप्टेरा। जो भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव कैरेक्टर इंसेक्ट ने अपने अंदर डेवलप कर लिया उसकी वजह से वो एनिमल किंगडम में डोमिनेंट है, इसीलिए वो 70% मात्रा में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक, और प्रोटेक्टिव मतलब अपने बचाने के लिए कौन से उनने कैरेक्टर डेवलप कर लिया अपने अंदर, उसकी वजह से इन 3 फैक्टर की वजह से इंसेक्ट अपने एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा पोर्शन में पाए जाते हैं। हम इन 3 फैक्टर्स को पढ़ते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल प्रेफरेशंस, स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक क्या बदलाव आए उनमें। एक्सोस्केलेटन, the body has an outer exoskeleton. The body wall is made up of cuticular protein called chitin. This is light in weight and gives strength and rigidity and flexibility to this insect body. Insect body का जो स्किन है, बॉडी वॉल है, वो एक हार्ड काइटिन प्रोटीन से बनी हुई है, जिसकी वजह से उसको एक प्रॉपर शेप मिलता है, उसकी बॉडी को उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, और वाटर लॉस डेसिकेशन भी कम होता है। जो पसीने के रूप में हमारा पानी बाहर चला जाता है बॉडी को, उनकी बॉडी की काइटिन की लेयर इतनी मोटी होती कि वो पसीने के रूप में उनका पानी बाहर नहीं जाता, तो वाटर लॉस कम होता है, एक प्रॉपर शेप और साइज़ मिलता है, और उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ ताकत प्रोवाइड करता है, बचाता है, रिजिडिटी कठोरता देता है और लचीलापन भी देता है। ये एक्सोस्केलेटन पहला उनके स्ट्रक्चर में आ गया एक्सोस्केलेटन। दूसरा पॉइंट है क्विकर स्पेसिएशन। बिकॉज ऑफ हार्ड एक्सोस्केलेटन, स्मॉलर साइज एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल, मोर स्पीसीज एट अ फास्टर रेट। क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, बहुत कम टाइम में ये मर जाते हैं, और इनकी साइज़ भी बहुत कम होती है, तो ये अपने आप को जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करके अपनी स्पीसीज़ को बढ़ाते हैं, इसीलिए क्विकर स्पेसिएशन दूसरा इनका है। तीसरा है फंक्शनल विंग्स। 2 pair of wings are present on the meso and metathoracic segments, which are mainly helpful in taking flight from one place to another in search of food, shelter, and to find a mate, and to get protection from their natural enemies. 2 जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं, यानी कि पंख पाए जाते हैं मीज़ो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट में। थोरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, 2 सेगमेंट में इनके पंख पाए जाते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ये उड़ के चले जाते हैं, अपना भोजन ढूंढने के लिए, घर ढूंढने के लिए, या फिर अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, ताकि वो अंडे दे सके, और अपने नेचुरल एनिमी से बचने के लिए उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं इन विंग्स की सहायता से। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि ये अपने फूड को आसानी से ढूंढ लेते हैं, उड़ के कहीं भी पहुँच जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये एनिमल किंगडम में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा है hexapod locomotion. Because of the presence of 6 legs in the 3 thoracic segments, though a pair of lost, the insect will have equilibrium during all the phases of its locomotion. इनके तीनों thoracic segments में एक एक पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, मतलब 6 पेयर। हेक्सा मतलब 6 और पोडा मतलब पैर। 6 पैर पाए जाते हैं, तो अगर इनका 2 पैर किसी वजह से टूट भी गया तो भी ये 4 पैरों पे चल सकते हैं, इनकी बॉडी का इक्विलिब्रियम नहीं डिस्टर्ब होगा, और ये 4 पैर से भी चल सकते हैं। 6 सपोर्ट लोकोमोशन पाया जाता है इनमें, यानी चलने के लिए इनमें 6 पैर, हेक्सा मतलब 6 और पोड मतलब पैर पाए जाते हैं। 5वां है अपना कंपाउंड आइज।
Most of the adult insect and nymphs consist of compound eye as a visual organ which possesses number of hexagonal units called ommatidia in the compound eyes. Even if some or few ommatidia gets damaged, the insect does not lose the power of vision. जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट में कंपाउंड आई पाई जाती है, मतलब उनकी आँखों के ऊपर पलकें नहीं पाई जाती और उसमें बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको बोलते हैं ओमेटिडिया. अगर ये ओमेटिडिया, कुछ ओमेटिडिया इसमें से ख़राब भी हो गई तो भी इंसेक्ट की देखने की क्षमता नहीं जाती है. जो बची हुई ओमेटिडिया हैं, हेक्सागोनल यूनिट हैं, उनकी मदद से ये देख सकते हैं, इनका पावर ऑफ विज़न नहीं जाता है. छठा है अपना स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन. द सेंस ऑर्गन वी आईज एड visual organ, gustatory organ, organ of touch are distributed in the different parts of the body such as antenna, eye, mouth, parts in the legs with claws, thorax, etc. The scatteredness of all body parts prevent the chance of all being damaged. इनका जो बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अलग अलग जगह, कहीं पे सेंस ऑर्गन, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इनका पूरा बॉडी एक साथ डैमेज नहीं होता. अगर ये किसी जगह दब गए तो इनका थोड़ा सा पार्ट डैमेज हो जाएगा, पूरा पार्ट डैमेज नहीं हो जाएगा और बाकी जो पार्ट बचेगा उससे ये अपना सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे 2 पैर डैमेज हो गए तो बाकी 4 पैर पे भी चल सकते हैं. ऐसे इनके पूरी बॉडी में ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. तो कुछ अगर ऑर्गन ख़राब हो गए तो बाकी कुछ ऑर्गन की मदद से ये ज़िंदा रह सकते हैं. छठा कैरेक्टर है डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम इज सो डिसेंट्रलाइज्ड दैट इंसेक्ट कैन बी आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड टू वॉक, फ्लाई, फीड, मीट, ओविपोस्ट इवन इफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिमूव्ड और डैमेज. इनका नर्वस सिस्टम बहुत डिसेंट्रलाइज्ड होता है. अगर इनका कुछ पार्ट बॉडी का ख़राब भी हो गया तो भी हम इन्हें आर्टिफिशियली इनको चला सकते हैं, इनको खिला सकते हैं, ये प्रजनन कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, अपना मेट ढूंढ सकते हैं, अंडे दे सकते हैं. अगर कुछ पार्ट डैमेज हो गया तो इन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम कोई एक सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है, बहुत सारे सिस्टम इनको कंट्रोल करते हैं. इसीलिए डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. आठवां फैक्टर है डायरेक्ट रेस्पायरेशन. Insects respire by means of thin elastic air tubes known as trachea which open outside on the body surface through spiracle. Presence of these trachea allows free oxygen supply to the insect. इंसेक्ट जो होता है एक थिन एयर ट्यूब, पतली सी इलास्टिक एयर ट्यूब के द्वारा सांस लेते हैं जिसको ट्रैकिया बोलते हैं और वो बाहर खुलती है बॉडी के सरफेस के स्पाइराइकल्स के थ्रू. इसी ट्रैकिया की वजह से ये आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं और इनका रिस्पायरेशन एकदम डायरेक्ट होता है. ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैकिया से रिस्पायर करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है कि इंसेक्ट ज़्यादातर किससे रिस्पायर करते हैं, सांस किससे लेते हैं, तो ट्रैकिया से लेते हैं. आठवां फैक्टर है इंटोनेफ्रिक एक्सक्रीशन. इन इंसेक्ट एक्सक्रीशन मेनली टेक प्लेस बाय द मीन्स ऑफ मालपीजियन ट्यूबूल्स which open between midgut and hindgut. This arrangement is well suited for conservation water as well as absorption of unwanted waste metabolites at quicker rate. इंसेक्ट में जो उत्सर्जन होता है वो मालपीजियन ट्यूबुल्स के द्वारा होता है जो मिडगट और हिंडगट के बीच में खुलती है. ये अरेंजमेंट इतना अच्छा होता है कि इसमें वाटर कंजर्वेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब पानी को बचा सकते हैं और जो अनवांटेड वेस्ट मेटाबोलाइट हैं उसको भी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इंसेक्ट में एक्सक्रीशन किसकी मदद से होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. तो ज़्यादातर इंसेक्ट में मालपीजियन ट्यूबुल्स की वजह से होता है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रक्चरल के बाद आता है डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स. डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स में फर्स्ट आता है हाई फेकेंडिटी. फेकेंडिटी इज़ द एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ द फीमेल इंसेक्ट. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन एट अ फास्टर रेट. फेकेंडिटी क्या होती है? अंडे देने की क्षमता किसी भी फीमेल इंसेक्ट की. इंसेक्ट में अंडे देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वो एक साथ हज़ारों अंडे दे देते हैं जिसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी गति से बढ़ जाता है. अगर एक बार में 1000 अंडे दी तो 1000 पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी एक बार में. दूसरा फैक्टर आता है डेवलपमेंटल में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. इंसेक्ट रिप्रोड्यूस sexually as well as parthenogenetically. The parthenogenetic reproduction occupied with coupled high fecundity help ingress to increase their population with large number when biotic and abiotic factors are favorable. इंसेक्ट दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली. अगर उन्हें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया है तो वो और अंडे दिए हैं तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं अगर सारी कंडीशन फेवरेबल रही, अंडे अच्छे टाइम से सेग है, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सही रहा तो उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ जाएगी. तीसरा है कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन. दाउ इंसेक्ट पोजेसेस द कैपेसिटी ऑफ हाई फेकेंडिटी.
There is also high degree of control over reproduction by reducing the number of females that can lay eggs. This is mostly seen in social insect. इंसेक्ट में हाई फेकेंडिटी तो पाया जाता है, अंडे देने की क्षमता तो पाई जाती है, लेकिन ये भी है कि वो अपने फीमेल्स को कम कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल्स, मतलब कुछ ही फीमेल्स अंडे देती है पूरी पॉपुलेशन में। जैसे एक रानी चींटी बस अंडे देती है, बाकी चींटी अंडा नहीं देती हैं, तो अपने रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन एक कंट्रोल्ड रेट में डेवलप होती है। ये फीचर्स इंसानों में नहीं पाए जाते। शॉर्ट लाइफ साइकिल, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हैव वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल 2 to 4 weeks विच हैव द इंसेक्ट टू कंप्लीट मोर नंबर ऑफ जनरेशन इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत इंसेक्ट की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 2 से 4 हफ्ते की, तो वो अपनी जल्दी से जल्दी अपने जनरेशन को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में वो जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जनरेशन बनी रहे। 5वां, स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड। There is a diversity in the food habits among insects. As they differ in their preference for a particular type of food, will not be any type of competition among themselves for food, increasing their chances of survival and further multiply. इंसेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइप के फूड हैबिट नहीं होती, सब इंसेक्ट की फूड हैबिट अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, तो इसमें कोई उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है फूड के लिए। तो ज़्यादातर चांसेस होती है कि वो फूड के लिए लड़ेंगे नहीं, तो उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाती है। लड़ेंगे नहीं तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, और फिर वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे तो वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5वां फैक्टर आता है डेवलपमेंटल में स्पेसिफिसिटी ऑफ द फूड। फिर आता है अपना प्रोटेक्टिव अडॉप्टेशंस। तीसरा, पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा डेवलपमेंटल, और तीसरा फैक्टर आता है प्रोटेक्टिव अडॉप्टेशन, मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए कौन कौन से फीचर्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, वो आता है प्रोटेक्टिव अडॉप्टेशंस में। प्रोटेक्टिव अडॉप्टेशंस में पहला है मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन, मतलब अपनी मॉर्फोलॉजी, संरचना में क्या बदलाव करते हैं। द बॉडी कलर एंड शेप ऑफ सम इंसेक्ट्स मेक दम लुक लाइक पार्ट ऑफ द प्लांट, देयर वाइज प्रोटेक्टिंग दमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल एनिमीज, एग्जाम्पल स्टेक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट। कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनका कलर जो होता है और शेप होता है एकदम पत्तियों के जैसा होता है, प्लांट के जैसा होता है, कि वो अपने आप को एनिमीज से बचा लेते हैं। नेचुरल एनिमी उनके ऊपर अटैक नहीं करता, सोच के कि ये पत्ता ही है, पत्ते जैसे दिखते हैं या फिर उसी कलर के होते हैं। जैसा कि एग्जांपल है स्टिक इंसेक्ट या फिर लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट बिल्कुल लीफ के जैसा दिखता है। दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। सम इंसेक्ट प्रोड्यूस और रिलीज पॉइजनस और अनप्लीजेंट ऑडर फ्रॉम देयर बॉडी। कुछ इंसेक्ट अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं कि बहुत गंदा स्मेल वाला ऑडर या स्मेल निकालते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको टच नहीं करते। या फिर कुछ इंसेक्ट जो होते हैं पॉइजन निकालते हैं कि वो जहरीला इंसेक्ट है तो कोई उसको छुएगा नहीं, वो अपने नेचुरल एनिमीज से बच जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करेंगे। जैसे एक इंसेक्ट है स्टिक बग। स्टिंक बग जो होता है बहुत गंदा से स्मेल निकालता है अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से उसको कोई टच नहीं करता, छूता नहीं कि हमारे हाथ से भी बदबू आने लगेगी, तो वो अपने आप को एक तरीके से बचा लेता है। तीसरा आता है बिहेवियरल अडॉप्टेशन, अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस करता है। इट इज़ डिफेंस स्ट्रेटजी ऑफ सम इंसेक्ट्स थ्रो फीइंग डेथ और इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ डेंजरस इंसेक्ट्स और मेमेकरी, एग्जाम्पल कोलोराडो पोटैटो बीटल। कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं ना कि वो नकली डेथ का दिखावा करते हैं या फिर ऐसे ही कुछ हानिकारक कीटों की आवाज़ निकालते हैं या उनकी नकल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कोलोराडो पोटैटो बीटल एक इंसेक्ट है, जब उसको टच कर देते हो, डिस्टर्ब कर देते हो, तो अपने पैर को अंदर डाल लेता है। जैसे टॉर्टोइज होता है ना, कछुआ अपने पैर को सारा अंदर डाल लेता है शेल के अंदर, वो भी डाल लेता है और ज़मीन पे ऐसे गिर जाता है कि जैसे वो मर गया हो, तो जो एनिमी हो उसको छोड़ दे ये सोच के कि ये तो मर गया है। या तो फिर वो अपने बड़े इंसेक्ट की मिमिक्री करता है, नकल करता है, ताकि वो अपने आप को बचा सके। चौथा है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव शेल्टर्स। सम इंसेक्ट कंस्ट्रक्ट शेल्टर विद अवेलेबल प्लांट मटेरियल फॉर प्रोटेक्टिंग दमसेल्स फ्रॉम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, नेचुरल एनिमीज एंड स्टोर फूड फॉर यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्कैरसिटी। कुछ जो इंसेक्ट होते हैं अपने लिए घर बनाते हैं, यानी कि शेल्टर बनाते हैं। जो भी प्लांट मटेरियल अवेलेबल रहता है उनके पास रहता है प्लांट मटेरियल, उसको जोड़ जाड़ के घर बना लेते हैं ताकि वो जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे बचा सके, नेचुरल एनिमी से अपने आप को बचा सके, और जो मुसीबत के टाइम पे फूड स्टोर करके रख सके और उस फूड को यूज़ कर सके। जैसे टर्मेटोरिया, दीमक में टर्मेटोरिया एक जगह बनाई जाती है, हनी कोम्ब बनाई जाती है, छत्ता बनाया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा, जिसमें वो शहद कलेक्ट करते हैं अपने को और अपने आप को बचाते हैं बाहर के एनिमीज से। होप दोस्तों कि आपको प्रोटेक्टिव फीचर्स, एंटोमोलॉजी क्या होती है और कौन से कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं इंसेक्ट की अबंडेंस ऑफ इंसेक्ट के लिए आपको समझ आ गया हो। अगर समझ आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए।